नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक को आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज उसके बाद से जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का जो भी स्रोत है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, उन चैप्टर में जितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया उसके बाद से हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो प्रश्न है वह है कि भारत में प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखना। ठीक है। पहले के टाइम में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब जो है ताड़ पत्रों में, यानी कि खजूर और ताड़ के पत्तों पर जो है पांडुलिपियों को लिखा जाता था। तो देखिए, यहां पर है कि भारत के प्राचीनतम पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अक्षर ताड़ पत्र पर उत्कीर्ण किए जाते थे। बिल्कुल सही है। ताड़ पत्रों को बिना किसी अन्य आकार में लाए उनके मूल स्वरूप में ही प्रयोगिक किया जाता था। बिल्कुल गलत है। पहले देखिए, ताड़ के पत्ते हैं, उनको क्या किया जाता था कि जो भी खजूर और ताड़ के पत्ते हैं उनको जो है साइज के अनुसार, उचित आकार के अनुसार उसको काट लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाएं, मध्य तथा दाहिने शीर्ष पर छेद कर दिया जाता। उसके बाद जो है पांडुलिपि को सलाका या नुकीली किसी कलम के माध्यम से, जो ताड़ के ही बने होते थे, उन्हीं के माध्यम से जो है लिखा जाता था। तो कहने का मतलब है कि ताड़ पत्र को बिना किसी आकार का, गलत बात है, उनको जो है उचित आकार में काटा जाता था, उसके बाद उस पर लिखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमारा ए सही है। देखिए, कागज का जो आविष्कार है वो सबसे पहले कहां पे होता था? तो चीन में हुआ है। चीन में कागज का आविष्कार जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। ठीक है। उससे पहले लोग जो है तालपत्र या ताड़पत्र को जो है पांडुलिपियों के माध्यम से लिखा जाता था। और देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता है। जिस तरह से अगर कागज का आविष्कार 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब होता है तो ताड़ पत्रों को कागज में भी लिखा गया है। ठीक है। इसके प्रमाण हमें कश्मीर और गुजरात में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्राचीन प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रायः ताड़ पत्र से ही बनाए जाते थे। ठीक है। इन पांडुलिपियों केवल पंखिया खजूर ताड़ का प्रयोग होता है। नहीं, खजूर के साथ साथ ताड़ के पत्ते भी मिलाए जाते थे। खजूर और ताड़ के पत्रों का मिला करके जो है एक ताड़ पत्र बनाया जाता था जिस पर पांडुलिपियों के माध्यम से लिखा जाता था। ठीक है। तो वह प्राय ताड़ पत्र से बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है, ताड़ पत्र थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्राय ताड़ पत्रों से बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है। इन पांडुलिपियों में केवल पंखिया खजूर ताड़ का प्रयोग किया। नहीं, खजूर के साथ ताल के जो भी ताल होते थे उनके पत्ते, यानी ताल या ताड़ के पत्ते का भी उपयोग किया जाता था। तो एक ही आंसर सही होगा, केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया कि जब कागज का आविष्कार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाइना में होता है, उसके बाद जो है पांडुलिपियां कागज पर लिखी जाती है। और कागज पर जो पांडुलिपि लिखे गए इसके प्रमाण हमें कश्मीर और गुजरात से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी कागज की पांडुलिपियां कहां मिलती है? मैंने आपसे कहा कि कागज का आविष्कार 3री शताब्दी में चीन में हुआ था। उसके बाद जो पांडुलिपियां जो है कागज पर लिखी जाने लगी। इसके प्रमाण हमें कश्मीर और गुजरात में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो कश्मीर में जो पांडुलिपियां मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण की है। लगभग 1000
89 में जो है ये पाया गया है, ठीक है, 1089 में। और उसके बाद जो गुजरात से जो भी पांडुलिपियां पाए गए हैं वो 1223 से लेकर 1224 ईस्वी के है। तो खैर वो छोड़िए, भारत में सबसे पुरानी कागज की पांडुलिपियां कहाँ पाया गया है? तो सबसे पहले अगर कश्मीर रहे तो कश्मीर में मारिएगा, और कश्मीर ना हो गुजरात रहे तो गुजरात में मारिएगा। तो गुजरात हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गुजरात सही होगा, ठीक है। तो देखिए, कागज पर लिखित प्राचीनतम पांडुलिपियां भारत के कश्मीर से प्राप्त होती है, जो शतपथ ब्राह्मण की है वो 1000 जो है 89 ईस्वी में कागज में लिखा गया पांडुलिपियां गुजरात से प्राप्त है, 1223 से 1224 में गुजरात सही है, ठीक है। तो कश्मीर और गुजरात दोनों ही में होगा, ठीक है। उसके बाद आगे के प्रश्न को देखिए, भारत में कहां पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया? देखिए, भोजपत्र जो हिमालय क्षेत्र में ये भोजपत्र पाया जाता है, ठीक है। और इसके अवशेष जो है हमें इसके अवशेष हमें श्रृंगवेरपुर में प्राप्त होता है। कहां पे? श्रृंगवेरपुर में जो है इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो भोजपत्र है ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए, और हिमालय क्षेत्र में इस तरह के जो भोजपत्र प्राप्त हुए हैं, भारत पर कहां पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त? तो ऑप्शन 4 श्रृंगवेरपुर में हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कागज की खोज होने के बाद पुनः लिखने वाले भोजपत्र लिखा, जो हिमालय क्षेत्र से उगने वाले इस वृक्ष में संस्कृत के इसका नाम भुर्ज है, ठीक है। ये हमें श्रृंगवेरपुर में मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में जातक कथाओं से संबंधित निम्नलिखित कथाओं पर विचार कीजिए। वे बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, वे संस्कृत में नहीं। देखिए, कोई भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक दो अपवाद को छोड़ करके सारे के सारे जो है प्राकृत भाषा में मिलेंगे, नहीं तो पाली भाषा में मिलते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो भी बौद्ध धर्म है वो पाली भाषा में ही प्राप्त होते हैं, संस्कृत में नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, ये बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, ठीक है। ये बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, ठीक है, जातक कथा। जातक कथा क्या है? बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये संस्कृत नहीं होगा, यह पाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है, पाली होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा, और बाकी ऑप्शन ए हमारा सही है, और बाकी ये डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र विष्णुगुप्त है उनके द्वारा लिखा गया कथा है, और ये व्यंग पर आधारित है, ठीक है। व्यंग का मतलब होता है किसी का खिल्ली उड़ाना या तंज कसना, उसी को हम लोग व्यंग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा हंसी मजाक से रिलेटेड होता है, व्यंग कसना, तंज कसना, वही सब है। तो व्यंगात्मक कथाएं हैं पंचतंत्र, जो विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और जो विष्णुगुप्त की ये जो पंचतंत्र है, ये लगभग 50 से भी अधिक, यानी कि लगभग 55 से भी अधिक भाषाओं में जो है पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है, जिसमें से 15 भारतीय भाषा है और 40 विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है, ठीक है। ये डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया व्यंगात्मक है, यहाँ लिखा हुआ व्यंगात्मक कथाएं हैं पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया ये कथा है पंचतंत्र, और ये व्यंगात्मक कथा है, ठीक है। 50 से भी अधिक, लगभग 55 से भी अधिक भाषाओं में जो है पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। अभी अब मैंने आपको बताया पंचतंत्र के बारे में, लगभग 50 से भी अधिक, लगभग 55 जो है भाषाओं में जो पंचतंत्र का जो है अनुवाद किया गया है, जिसमें 15 भारतीय भाषा है और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? पंचतंत्र के बारे में बताया जा रहा है। तो पंचतंत्र हमारा आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है, पंचतंत्र हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पंचतंत्र। ठीक है, उसका पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, ठीक है, किंतु उसके अंश परवर्ती पुस्तकों में उपलब्ध है। तो कहने का मतलब है कि इंडिका नामक एक पुस्तक है जिसको मैगस्थनीज ने लिखा था, वो अब उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके अंश जो है परवर्ती पुस्तकों में उपलब्ध है। तो कौन सा पुस्तक? मैगस्थनीज का इंडिका। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। कौन है किताब उल हिंद? अलबरूनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलबरूनी, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी। उसके बाद देखिए, इत्सिंग कितने चीनी बिच्छुओं का संक्षिप्त वर्णन करता है जिन्होंने 7वीं सदी ईस्वी में भारत का भ्रमण किया? तकरीबन 56। ठीक है, इत्सिंग जो है 56 बिच्छुओं का संक्षिप्त वर्णन करता है जिन्होंने 7वीं सदी में भारत का भ्रमण किया, तो उसकी संख्या कितनी थी? 56। तो ऑप्शन नंबर 2 56। अशोक वंदना का रचना काल है द्वितीय शताब्दी। ठीक है, दूसरी शताब्दी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अशोक वंदना का रचना काल दूसरी शताब्दी यानी कि द्वितीय शताब्दी, ऑप्शन नंबर 1। किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ हुआ? तो देखिए, एएसआई के उनका नाम जो आता है जिसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया, उनका नाम है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में जो खुदाई का काम 1921 में किया गया और 1922 ईस्वी में किया गया। 1921 में जो है हड़प्पा की खुदाई की गई और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया गया। इस प्रकार जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो कि कहीं ना कहीं दबा हुआ था, वो उनके अवशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं जॉन मार्शल जी को जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1921 में हड़प्पा का जो है अस्तित्व सामने आता है और 1922 में मोहनजोदड़ो का भी अस्तित्व प्रकाश में आता है। तो जॉन मार्शल जी हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर 1 जॉन मार्शल जी। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों के पुरातन इतिहास कहा जाता है? तो देखिए, पुरातन इतिहास के नाम से हम लोग मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण को हम लोग जानते हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। ठीक है, इसलिए जो है मत्स्य पुराण और वायु पुराण को रचयिताओं ने पुरातन इतिहास कहा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य पुराण और वायु पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। ठीक है, मत्स्य पुराण और वायु पुराण को पुरातन इतिहास कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से फाइयान हैंसोंग इसिंग के विषय में कौन सा कथन सही है? इन तीनों ने अपने इन तीनों ने सही नहीं है। ठीक है, नहीं पर है कॉन्सेप्ट, देखिएगा नहीं लिखा हुआ है। तो इन तीनों ने अपने स्मरण में लेख तथा जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने लेखों का स्मरण लेख तथा उनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। तीनों भारत के अनेक वर्ष व्यतीत किए। ठीक, आपको पता है कि लगभग लगभग जो है 14 साल तक जो है व्यतीत करते हैं। कोई 7 साल, कोई 14 साल, अपने अपने नियमानुसार जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो तीनों भारत के अनेक वर्षों तक व्यतीत किए। यहाँ की भाषाएं सीखी, बिल्कुल सही है।
तीनों यहाँ कई वर्षों तक रहते हैं और यहाँ के भाषाओं को सीखते हैं। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। तो देखिए, तीनों ने सारे देश का तो भ्रमण नहीं किया। देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो हमारा फाइयान हो गया और इत्सिंग हो गया, ये मुख्यतः उत्तर भारत में जो है इन्होंने भ्रमण नहीं किया, और हैंसम जो सुदूर दक्षिण का जो है भ्रमण नहीं किया था। ठीक है, फाइयान और इसिंग जो है उत्तर भारत का भ्रमण नहीं किया, और हैंसम जो सुदूर दक्षिण, एकदम दक्षिण में है, तकरीबन कन्याकुमारी के आसपास वाला एरिया, वहां पर जो हैंसम ने भ्रमण नहीं किया। कुल मिलाकर ऐसे देखा जाए तो संपूर्ण भारत का इन्होंने भ्रमण किया। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया, क्योंकि जिसमें से उत्तर भारत का भ्रमण नहीं किया और दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण भारत का भ्रमण नहीं किया। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि सारे देश का भ्रमण उन्होंने किया, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फाइयान एवं इसिंग जिन राज्यों में गए, उन्होंने उनके शासकों शासकों का उल्लेख नहीं किया, किंतु हैंसम ने अपने संरक्षण हर्ष के विजय के पश्चात वर्णन किया। बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा गलत हो जाएगा। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया, सारे देश का भ्रमण नहीं किया, क्योंकि देखिए उत्तर भारत कहने का मतलब है कि जो हमारा जो फाइयान और इसिंग जो है, फाइयान और इसिंग जो उत्तर भारत को छोड़कर, और हैंसम या सुदूर दक्षिण में तो जो है छोड़कर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है। तो तीनों सारे देश का भ्रमण नहीं किया है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो उन्होंने सारे भारत का ही भ्रमण नहीं किया, तो तीनों ने सारे देश का भ्रमण कैसे करेंगे। ठीक है, तो तीनों ने सारे देश का भ्रमण नहीं किया। भारत में की अगर हम परिप्रेक्ष्य से बात करें तो भारत के फाइयान और इसिंग जो है उत्तर भारत का भ्रमण नहीं किया, हैंसम जो सुदूर दक्षिण का भ्रमण नहीं किया। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक है। जो गलत ऑप्शन था उसको चुनना, ये डिटेल है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से ली है। तो देखिए, महाभारत से जिन्होंने अपने विषय वस्तु को लिया है वो है भारवी, माघ और क्षेमेंद्र। कुमार दास जो है रामायण से अपने विषय वस्तुओं को लिए हैं। ठीक है, तो ये तीनों सही होंगे, भारवी, माघ और क्षेमेंद्र। और जो कुमार दास है ये रामायण से अपने विषय वस्तु को, यानी कि अपने जो भी विषय वस्तु रामायण को आधार माना है कुमार दास ने, बल्कि महाभारत से भारवी, माघ और क्षेमेंद्र ने लिए हैं। तो ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगर डिटेल में आपको देखना है तो यहां देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद है कि चरित्र साहित्य और उनके लेखकों के निम्नलिखित युगम में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। देखिए, तो कौन सा, तो गोडवाहों ने वाकपति, विक्रमा देवचरित, विलहन। ठीक है, भोज प्रबंध, भोज पदम का हो जाएगा पदम गुप्त, ये गलत है। ठीक है, कुमार पाल चरित जयसिंह। ठीक है, भोजपत्र जो है वो श्री बल्लाल कृत की रचना है। ठीक है, भोजपत्र जो है वो किसकी रचना है, श्री बल्लाल कृत की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहने का मतलब गोडवाहों ने वाकपति लिखा, विक्रमांक देवचरित विलहन की है, और भोजपत्र का जो भोज प्रबंध का जो
लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम है श्री बल्लाल कृत, ठीक है। भोजपत्र, भोजपत्र के लेखक कौन है, तो श्री बल्लाल कृत हो जाएंगे, ठीक है। भोजपत्र के लेखक श्री बल्लाल कृत, और पद्म गुप्त के जो लेखक है वो परिमल कृत होंगे, ठीक है। कौन होंगे, परिमल कृत। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद कुमारपाल चरित्र जयसिंह बिल्कुल सही है। तो भोजपत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो श्री बल्लाल कृत, और पद्म गुप्त के लेखक परिमल कृत, ठीक है। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यहाँ डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिए। भोज प्रबंध के लेखक जो है श्री बल्लाल कृत की रचना है, पद्म से के परिमल कृत हो जाएंगे, ठीक है। पद्म गुप्त के परिमल कृत, जो नौ शहंशाह चरित्र के परमार वंश की जानकारी सर्वप्रथम साहित्य में मिलती है। ये ठीक है, परमार वंश की जो है साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमें जो पद्म गुप्त के परिमल कृत्य से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये वाला डिटेल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही ढंग से मेल नहीं है। तो महाभाष्य, तो महाभाष्य का पाणिनि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखा है। तो महाभाष्य का क्या हो जाएगा, तो महाभाष्य जो है पतंजलि का लिखा हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। उसके बाद मालविक, अग्निमित्रम कालिदास, प्रियदर्शिका हर्ष, मुद्राक्षक विशाख दत्त, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है मैच नहीं खा रहा है। तो देखिए, महाभाष्य की रचना पतंजलि की रचना है महाभाष्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, जो संस्कृत का व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। यहां तक सही है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, वेद साहित्य, धर्मसूत्र, पुराण, मनवंतर, ठीक है, बौद्ध साहित्य, मंजूश्री, मूलकल्प, पाणिनि, महाभाष्य। तो महाभाष्य जो है पतंजलि का लिखा हुआ है। महाभाष्य किसका लिखा हुआ है, पतंजलि का, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। पाणिनि का महाभाष्य नहीं होगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है और महाभाष्य पतंजलि का है, ठीक है। क्लियर। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, राजा की प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति। प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है, तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशस्ति का अर्थ होता है जैसे प्रयाग प्रशस्ति, नाम सुना है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, तो राजाओं की स्तुति, मतलब राजाओं का वर्णन लिखा रहता है। यह एक शिलालेख है। शिलालेख किसको बोलते हैं, पत्थर में जो लेख लिख दिया जाता है उसको शिलालेख बोला जाता है, ठीक है। यह एक लंबे तस्करी है, यह गलत है। यह धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्टर था, यह राजा की स्तुति है। तो प्रशस्ति जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति हो गया, इसका प्रशस्ति का अर्थ ही होता है राजा की स्तुति। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृतांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है, जो सिकंदर के पहले का है, ठीक है, सिकंदर के भारत आने से पहले का है, वो कौन सा है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन में हो जाएगा टेसियस। टेसियस जो है वो सिकंदर के आने से पहले का है, ठीक है। तो सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहास का टेसियस है, हेरोडोटस है, ठीक है। याद रखिए, जो सिकंदर के पहले का है कौन है, टेसियस है और हेरोडोटस है। उसके बाद देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी कौन है, तो निरियाकस है, ठीक है, आर्नेसिक्रेटस है, अरिस्टोबुलस है, ठीक है। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी कौन है, तो मेगास्थनीज है, डाइमेकस है, डायनोसियस है, ठीक है, यही सब है।
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेसियस। तो टेसियस जो है सिकंदर से पहले यूनानी इतिहासकार है। ठीक है, टेसियस, हेरोडोटस, ये सब। तो टेसियस हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलाप नहीं करता है? तो प्लिनी नैसर्गिक इतिहास, प्लिनी नैसर्गिक इतिहास। उसके बाद आता है टॉलमी ने भूगर्भशास्त्र लिखा, कॉस्मोस, ईसाई ईसाई भूतल विज्ञान। उसके बाद स्ट्रैबो ने क्या लिखा? तो स्ट्रैबो ने इरिथिशियन समुद्र का पोत भ्रमण, ये गलत है। इसी को हम लोग पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रोबो का लिखा हुआ है। स्ट्रोबो ने जियोग्राफी, भूगोल की रचना की है। ठीक है, इरिथियस पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर की समुद्री यात्रा, ये अज्ञात ग्रीक नाविक की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि मिलाप नहीं है। तो स्ट्रेबो का नहीं होगा, स्ट्रेबो ने जियोग्राफी लिखा है। इरिथियन समुद्र का पोत जो अज्ञात ग्रीक नाविक का लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? तो स्काई लेक्स है। ठीक है, स्काई लेक्स भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? तो स्काई लेक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्काई लेक्स। ठीक है, 6वीं शताब्दी के आसपास जो है ये स्काई लेक्स का वर्णन मिलता है हमें। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता। उसके बाद देखिए उपनिषद, उसका ब्रह्मसूत्र जी। ये जो भागवत है ये है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। भागवत जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, ये मूल प्रस्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ये हो जाए भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत ये वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ है। इनमें से उपनिषद मूल स्थान और शेष 2 उन पर आधारित है। ठीक है, तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद देखिए, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जैन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि सिकंदर के साथ भारत नहीं आने वाला कौन कौन था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले कौन कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले सिकंदर के साथ भारत आने वाला था नेरियार्कस था। ठीक है, उसके बाद आर्ने सिक्रिटेसस। ठीक है, आरेस्टोबुलस है। ठीक है, आर्नेसिक्रिटस, नेरियाकस, आर्नेसिक्रिटस। ठीक है, आरेस्टोबुलस। ठीक है, नेरियाकस, आर्नेसिक्रिटस, आरेस्टोबुलस जो है ये तीनों जो है सिकंदर के साथ भारत आया था, लेकिन डायमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किन नाम से करता है? तो येन तू। ठीक है, येन तू के नाम से जो है ऑप्शन नंबर 2 येन तू के नाम से जो चीनी लेखक भारत का उल्लेख करता है येन तू अथवा थियान तू।
ठीक है, यंतु अथवा थियांतु। अच्छा, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री तथा भारत में भ्रमण वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा फाइयान। तो फाइयान जब आता है भारत में तो समय काल है उस समय 399 से लेकर 414 ईस्वी। हैंसोंग आता है 629 से 645 ईस्वी। इसिंग आता है 679 से लेकर 695 ईस्वी। उसका अल मसूदी आता है 957। तो अल मसूदी जो है 957 ईस्वी, ये वाला गलत हो जाएगा। अल मसूदी जो है ये समय काल गलत है, ठीक है। उसका सेव सेव संतों के लेखक के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम बताया। श्वेत संतों के लेख के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो देखिए तिरुमुराय, ठीक है। तिरुमुराय जो है वो सेव संतों के लेखक के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तो नाम है तिरुमुराय, ठीक है, तिरुमुराय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, तिरुमुराय। तो सेव संत के लेखक के संग्रह है तिरुमुराय। इसको जो है पांचवा वेद समझा जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा डिटेल भी थोड़ा सा। उसके बाद लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उनका सही उत्तर चुन के लिए। देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी ग्रामर वाला। तो पाणिनि चौथा। तो देखिए इसमें चौथा है, चौथा 1 का 4। तो 1 का 4, 1 का 2, 1 का 1, 3। तो डायरेक्ट यही से आंसर हम लोग मार देंगे ऑप्शन से देख के एग्जाम में, लेकिन हमको तो पूरा आपको बताना होगा। तो अष्टाध्यायी का 4 यानी पाणिनि। महाभास से, महाभास किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा, तीसरा नंबर। निरुक्त, तो निरुक्त जो यास की कृति है तो याक्स हो जाएगा। उसके बाद वार्तिक, वार्तिक का हो जाएगा हमारा कात्यायन, ठीक है, कात्यायन। तो ऑप्शन 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डायरेक्ट मार देंगे। अब यहाँ डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभास, पतंजलि, निरुक्त, यास्क, वार्तिक, कात्यायन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कलहन की रास तरंगिणी की तरह एक इतिहास के पुस्तक गोडवाहो। तो गोडवाह जो है वो वाकपति द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गोडवाहो किसके द्वारा लिखा गया है? वाकपति के द्वारा लिखा गया है। तो वाकपति कहाँ है? वाकपति ऑप्शन 2, वाकपति सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है वो जान लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर कि कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो। जैसे राजतरंगिणी है, आप जानते हैं राजतरंगिणी भारत का प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। इसको जो है कलहन ने राजा जयसिंह के समय में लिखा था, ठीक है। और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तकरीबन 4 बार जो है राजतरंगिणी का विस्तार किया गया है अलग अलग शासकों के शासनकाल में। तो राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक है जिसका नाम है गोडवाहो। इसके जो है जो रचयिता है, ठीक है। आपको पता है कि राजतरंगिणी ने किसने लिखा है? तो कलहन ने लिखा है। कलहन ने किसके समय में लिखा है? राजा जयसिंह के समय में लिखा है, ठीक है। कश्मीर का इतिहास है, भारत का प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो राजतरंगिणी। कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक। जो है राजतरंगिणी की तरह एक पुस्तक है जिसका नाम है गोडवाहो, और गोडवाहो के लेखक है वाकपति राज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा वाकपति राज सही है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों यही तक रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।